पुनर्निर्माण के तहत उपन्यासकार मोरी ओगाई ने लिखा, जापान में बारिश रुक चुकी थी जब काउंसलर वातानाबे कोबे के प्ले हाउस के सामने ट्राम से उतरे। रेशमी फुटपाथ पर पानी के गड्ढों से बचते हुए वे तेजी से कोबे के जिले की ओर बढ़े, जहां संचार मंत्रालय का कार्यालय था। नहर के किनारे चलते हुए उन्हें याद आया कि इस क्षेत्र में कहीं एक रेस्तरां था, जिसका साइन बोर्ड उन्होंने किसी मोड़ पर देखा था। शाम के समय सड़कें शांत थीं। कुछ ही देर में वे कुछ पश्चिमी वस्त्रों में सजे लोगों के पास से गुजरे, जो उत्साह से बातें करते हुए शायद अपने दफ्तरों से निकले थे। फिर एक लड़की, जिसने पारंपरिक किमोनो और कंधे पर लटकता हुआ दुपट्टा पहना था, तेजी से उनके पास से गुजरी। टकराने से बाल बाल बचते हुए वातानाबे ने सोचा कि शायद वह किसी नज़दीकी चायखाने की कर्मचारी हो। आगे बढ़ते हुए एक रिक्शा उनके पीछे से गुजरा, जिसका ढक्कन खुला था। आखिरकार उन्हें एक छोटा सा साइन बोर्ड दिखा, जिस पर पश्चिमी शैली में लिखा था, सेवाकिन होटल। इमारत का अगला हिस्सा, जो नहर के किनारे था, लकड़ी और बांस के अस्थायी ढांचों से घिरा हुआ था, जैसे कि निर्माण कार्य चल रहा हो। प्रवेश द्वार एक संकरी गली में खुलता था। बाहर दो तिरछी सीढ़ियां एक उल्टे त्रिकोण का आकार बनाती थीं, जिनके ऊपरी सिरे पर कांच के दरवाजे थे। एक पल के संकोच के बाद वातानाबे बाएं दरवाजे से, जो प्रवेश के लिए चिह्नित था, अंदर दाखिल हुए। अंदर एक लंबा, सुनसान गलियारा था। दरवाजे के पास जूतों की सफाई के लिए कपड़ों का ढेर और एक पश्चिमी शैली का डोरमैट रखा था। वातानाबे के जूते कीचड़ से गंदे थे, इसलिए उन्होंने दोनों सुविधाओं का उपयोग किया। ऐसा लगता था कि इस रेस्तरां में पश्चिमी परंपरा के अनुसार जूतों के साथ अंदर जाना सामान्य बात थी। गलियारे में जीवन के कोई निशान नहीं थे, लेकिन दूर से हथौड़ों और लकड़ी काटने की आवाजें गूंज रही थीं। वातानाबे ने सोचा कि इमारत निर्माणाधीन है। वे थोड़ी देर रुके, लेकिन जब कोई स्वागत के लिए नहीं आया, तो वे गलियारे के अंत तक चले गए। वहां रुककर ठिठक गए, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आया कि अब किस दिशा में जाना है। अचानक उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति दीवार के पास रुमाल हाथ में लिए झुका हुआ कुछ कर रहा था। वातानाबे उनके पास गए और बोले, मैंने कल फोन करके एक टेबल बुक की थी। वह व्यक्ति तुरंत उनकी ओर मुड़ा और बोला, जी हाँ सर, 2 लोगों के लिए। ठीक है, यह दूसरी मंजिल पर है। कृपया मेरे साथ आए। वातानाबे वेटर के पीछे सीढ़ियां चढ़ने लगे। वे सोच रहे थे कि वेटर ने उन्हें कितनी जल्दी पहचान लिया। शायद निर्माण कार्य की वजह से यहाँ ग्राहक कम आते हैं। सीढ़ियों पर हथौड़ों की आवाजें और तेज हो गईं। यहाँ काफी शोर है, वातानाबे ने वेटर से कहा। नहीं सर, 5 बजे तक मजदूर चले जाएंगे और खाने के समय आपको कोई परेशानी नहीं होगी, वेटर ने आश्वासन दिया। दूसरी मंजिल पर पहुंचते ही वेटर ने बाएं तरफ का दरवाजा खोला। यह एक बड़ा कमरा था, जिसकी खिड़की से नहर का दृश्य साफ दिखाई देता था। 2 लोगों के लिए कमरा बहुत बड़ा लग रहा था। वहां 3 गोल मेज, कई कुर्सियां, एक बड़ा सोफा और खिड़की के नीचे एक गमले में 3 फीट ऊंची बेल थी, जिसके पास अंगूरों वाला एक बौना पौधा भी रखा था। वेटर ने एक और दरवाजा खोलते हुए कहा, सर, यह आपका खाने का कमरा है। वातानाबे अंदर दाखिल हुए। यह एक छोटा, खूबसूरती से सजा कमरा था, जिसके बीच में एक मेज थी, जिस पर 2 मेजपोश बिछे थे और बीच में अजालिया के फूलों की टोकरी सजी थी। संतुष्ट होकर वातानाबे बड़े कमरे में वापस आए। वेटर चला गया और वे अकेले रह गए। अचानक निर्माण की आवाजें बंद हो गईं। उन्होंने घड़ी देखी, ठीक 5 बजे थे। उनकी निर्धारित मुलाकात में अभी आधा घंटा बाकी था। उन्होंने मेज पर रखे डिब्बे से एक सिगार निकाला, उसका सिरा काटा और जला लिया। यह अजीब था कि वे इस मुलाकात के बारे में बिल्कुल बेफिक्र थे। उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि फूलों की टोकरी के पीछे कौन सा चेहरा होगा। सिगार पीते हुए वे खिड़की के पास गए और उसे खोल दिया। नीचे नहर का पानी स्थिर था और इसके पार लकड़ी के मकानों की एक कतार थी, जैसे कि गुप्त मुलाकातों के लिए बनाए गए हों। एक महिला अपने पेट पर बच्चा बांधे टहल रही थी। इसके अलावा कोई दिखाई नहीं देता था। दूर एक लाल ईंटों की इमारत, जो समुद्री संग्रहालय थी, उनकी नजरों को खींच रही थी। वातानाबे सोफे पर बैठ गए और कमरे का जायजा लेने लगे।
दीवारों पर कुछ तस्वीरें टंगी थीं, जो जाहिर तौर पर कमरे को सजाने के लिए थीं, लेकिन वे फीकी और बीमार सी लग रही थीं। एक तस्वीर में रात को गाने वाले पक्षियों के साथ बेरी का पेड़ था, दूसरी में तितलियों की दुनिया और तीसरी में एक बड़ा बाज। ये चीनी या जापानी शैली की छोटी तस्वीरें ऊंची दीवारों पर अजीब लग रही थीं। दरवाजे के ऊपर एक फ्रेम में बुद्ध की तस्वीर थी। कुछ देर तक वे सिगार पीते रहे, अपने स्वास्थ्य की अनुभूति का आनंद लेते रहे। अचानक गलियारे से आवाजें आईं और दरवाजा खुला। वह वही थी। उसने मोतियों से सजी टैंको टोपी पहनी थी, सर्दियों का कोट और उसके नीचे सफेद कढ़ाई वाला ब्लाउज और सर्दियों की स्कर्ट थी। दाएं हाथ में एक छोटा छाता था। वातानाबे ने मुस्कान दबाई, सिगार राखदानी में फेंका और खड़े हो गए। जर्मन महिला ने अपना नकाब हटाया, दरवाजे पर खड़े वेटर की ओर देखा, फिर वातानाबे की ओर नजरें मोड़ी। उसकी भूरी आंखें गहरी और बड़ी थीं, वही आंखें जिनमें वे बरसों पहले बर्लिन में डूब जाया करते थे। लेकिन अब वे उन दिनों की छायाओं को भूल चुके थे। मुझे खेद है कि आपको इंतजार करना पड़ा, उसने जल्दी से जर्मन में कहा। उसने छाता बाएं हाथ में लिया और दाएं हाथ की दस्ताने वाली उंगलियां मुश्किल से आगे बढ़ाई। वातानाबे ने शिष्टाचार से उसका हाथ थामा, यह सोचते हुए कि यह सब वेटर के लिए है। जब खाना तैयार हो जाए तो बता देना, उन्होंने वेटर से कहा। वेटर झुककर बाहर चला गया। आपको देखकर बहुत खुशी हुई, उन्होंने जर्मन में कहा। महिला ने बेफिक्री से छाता कुर्सी पर फेंका और थकान भरी आह के साथ सोफे पर बैठ गई। कोहनिया मेज पर रखकर वह वातानाबे को देखने लगी। वे कुर्सी खींचकर बैठ गए और बोले, यहाँ बहुत शांति है ना? वातानाबे ने जवाब दिया, यह जगह पुनर्निर्माण के तहत है। जब मैं यहाँ आया तो यहाँ भयानक शोर था। ओह, यह सन्नाटा इसे समझाता है। यह जगह एक अजीब सी बेचैनी देती है। मैं कोई शांत स्वभाव की औरत नहीं हूँ। आप जापान कब आए? परसों। कल मैंने आपको गिंजा में सड़क पर देखा। और आप यहाँ क्यों आईं? तुम जानते हो, मैं पिछले साल से व्लादिवोस्तोक में हूँ। लगता है आप वहाँ किसी होटल या ऐसी जगह पर गाती होंगी। हाँ, बिल्कुल, आप अकेली नहीं होंगी, किसी कंपनी के साथ। कंपनी के साथ नहीं, लेकिन अकेली भी नहीं। मैं एक आदमी के साथ हूँ, तुम उसे जानते हो। वह एक पल के लिए हिचकिचाई। मैं कोसिंस्की के साथ हूँ। वातानाबे हंसे और बोले, तो अब आपको कोसिंस्काया कहते होंगे। उसने हंसकर कहा, बेवकूफ मत बनो। मैं गाती हूँ और कोसिंस्की मेरा साथ देता है, बस यही। क्या वह आपके साथ टोक्यो में है? हाँ, हम इको कोसिन होटल में ठहरे हैं। लेकिन वह आपको अकेले बाहर आने देता है? मेरे प्यारे दोस्त, मैंने उसे सिर्फ गाने के लिए रखा है, वह हंसकर बोली। वातानाबे ने सोचा कि अगर वह पियानो पर साथ देता है तो शायद दूसरे मामलों में भी साथ देता होगा। मैंने उसे बताया कि मैंने आपको गिंजा में देखा, उसने कहा। वह आपसे मिलने के लिए बहुत उत्सुक है। मैं इस खुशी से खुद को वंचित रखना चाहता हूँ, वातानाबे ने मुस्कुराते हुए कहा। चिंता मत करो, उसे पैसे की कमी नहीं है, लेकिन अगर वह यहाँ ज्यादा दिन रहा तो शायद जल्द ही जरूरतमंद बन जाए, वातानाबे ने तंज कसते हुए कहा। आगे कहाँ जाने का इरादा है? अमेरिका। सब कहते हैं कि जापान निराशाजनक है, यहाँ काम मिलना मुश्किल है। बिल्कुल सही। रूस के बाद अमेरिका सबसे अच्छी जगह है। जापान अभी भी पिछड़ा हुआ है, निर्माणाधीन है। वह हंसी और बोली, हे भगवान, अगर तुम सावधान नहीं रहे तो मैं अमेरिका जाकर कहूंगी कि एक जापानी अधिकारी ने माना कि उसका देश पिछड़ा हुआ है। हाँ, मैं सरकारी अधिकारी हूँ और बहुत शरीफ भी, है ना? आश्चर्यजनक रूप से आज रात एक अपवाद है। उसने अपने दस्ताने उतारे और अपना सुंदर सफेद हाथ वातानाबे की ओर बढ़ाया। वातानाबे ने उसे मजबूती से थामा, लेकिन उसकी ठंडक पर हैरान रह गए। वह उनकी ओर देखने लगी, उसकी भूरी आंखें और गहरी हो गईं। क्या तुम चाहोगे कि मैं तुम्हें चूम लूं? उसने सहज रूप से पूछा। वातानाबे के चेहरे पर घृणा की एक झलक दिखी। हम जापान में हैं, उन्होंने धीरे से कहा। उसी पल दरवाजा बिना खटखटाए खुला और वेटर प्रकट हुआ।
साहब, रात का खाना तैयार है। हम जापान में हैं, वातानाबे ने दोहराया। वे खड़े हुए और महिला को छोटे कमरे में ले गए। वेटर ने ऊपरी लाइटें जला दीं। महिला वातानाबे के सामने बैठी और कमरे का जायजा लिया। हमें अलग कमरा दिया गया, वह हंसी। कितना रोमांटिक है। यह महज संयोग है, वातानाबे ने शांति से कहा। 3 वेटर सेवा में व्यस्त थे। एक ने शेरी डाली, दूसरे ने तरबूज के टुकड़े पेश किए और तीसरे ने कई चीजें लाकर शोर मचाया। ये वेटर काफी शोर कर रहे हैं, वातानाबे ने कहा। हाँ, और अनाड़ी भी हैं, महिला ने तरबूज खाते हुए कहा। मेरे होटल में भी ऐसे ही हैं। उम्मीद है कि आपको और कोसिंस्की को उनके बिना खटखटाए अंदर आने पर गुस्सा आता होगा। तुम गलत समझ रहे हो, वह हंसी। वैसे तरबूज अच्छा है। अमेरिका में आपको हर सुबह खाने के ढेर मिलेंगे। बातचीत हल्की फुल्की चलती रही। वेटर फ्रूट सलाद और शैंपेन ले आए। तुम्हें जलन नहीं होती? जरा सा भी, महिला ने अचानक पूछा। उसे बर्लिन के वे दिन याद आ रहे थे जब वे थिएटर के बाद छोटे रेस्तरां में आमने सामने बैठते थे, कभी कभी झगड़ते थे, लेकिन आखिर में सुलह कर लेते थे। वह इसे मजाक का रंग दे रही थी, लेकिन उसकी आवाज में गंभीरता और शर्मिंदगी झलक रही थी। वातानाबे ने अपनी शैंपेन का गिलास फूलों के ऊपर उठाया और कहा, कोसिंस्की की सेहत के लिए। महिला ने चुपचाप अपना गिलास उठाया। उसके चेहरे पर एक जमी हुई मुस्कान थी। रात के 8:30 बजे एक काली कार समुद्र तट वाली सड़क पर धीरे धीरे चल रही थी, जहां समुद्र की लहरों में रोशनी चमक रही थी। पिछली सीट पर एक महिला बैठी थी, जिसका चेहरा नकाब से ढका था।